नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर बीते 8 महीनों से आंदोलन कर रहे किसान संगठन दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। कई महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान अब हर रोज जंतर मंतर पर जुटेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे किसान संसद का नाम दिया है। संसद के मानसून सत्र के बीच 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर मंतर पर किसानों के विरोध को देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तेल कंपनियों ने लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। यह हफ्तों में सबसे लंबा ठहराव है। रविवार से पेट्रोल पंप की कीमत स्थिर है। शनिवार को पेट्रोल में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार के उस दावे पर सवाल उठाए हैं जिसमें कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि मौतें इसलिए हुई क्योंकि महामारी वाले साल में सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया और सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकरों की व्यवस्था नहीं की। बुधवार को दिल्ली में हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बताया कि मीटिंग में किसान आंदोलन संगठन को लेकर चर्चा हुई। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि इसका फैसला लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को होता है, इसलिए इस बैठक में इसकी चर्चा नहीं हुई। उन्होंने बताया कि बीजेपी पंचायत चुनाव, नगर परिषद, नगर निकाय चुनाव को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए 16,000 कार्यकर्ताओं को ट्रेन किया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। पेगासस जासूसी मामले पर सीएम ने कहा कि जासूसी करना और करवाना कांग्रेस का काम है। कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र की हत्या की है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास सबको पता है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार भी जासूसी के कारण गई थी। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। हमारे देश की छवि विदेशों में खराब हो रही है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रेवाड़ी में जल भराव वाले गांव का दौरा किया। इस दौरान बनवारी लाल ने मौके पर अधिकारियों को विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए हैं। वहीं किसान आंदोलन पर बनवारी लाल ने कहा कि किसान नेता राजनीतिक महत्वाकांक्षी हैं। किसान नेता किसानों के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मानसून सत्र में लोकसभा बाधित करने के सवाल पर बनवारी लाल ने कहा कि किसान हितैषी हैं तो संसद में आवाज उठानी चाहिए। संसद बाधित करने से कोई मकसद हल नहीं होगा। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि हर राजनीतिक दल अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। ओपी चौटाला भी अगर प्रयास करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने टिकरी बॉर्डर पर किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने सरकार को चोरों के गिरोह का संज्ञा देते हुए कहा कि जनता त्रस्त है लेकिन सरकार मौन है। उन्होंने ये भी कहा कि अब जनता बगावत पर होती है तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार में कुछ लोग लूट की नीयत से शामिल हुए थे। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होंगे। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला बुधवार को सिंघू बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और किसानों को संबोधित किया। ओपी चौटाला ने कहा कि ऐसे हालात पैदा करेंगे कि सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। इस दौरान फोन टैपिंग मामले पर ओपी चौटाला ने कहा कि कांग्रेस तो बीजेपी के साथ मिली हुई है। उधर संसद को सुचारू रूप से चलाने पर ओपी चौटाला ने कहा कि जब चुने हुए प्रतिनिधि संसद जाएंगे तो संसद तो चलानी ही पड़ेगी।
कैथल की पवन वाटिका में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। किसानों के मुद्दे पर रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों को भूल गई है। किसान अपनी मांगों को लेकर संसद का घेराव करेंगे। इस वक्त पेगासस जासूसी कांड पर राजनीति चरम पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट या फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की निगरानी में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे देश की संप्रभुता पर हमला हुआ है। उन्होंने बीजेपी पर मामले पर ध्यान भटकाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ये बताए कि जिन लोगों की जासूसी की गई है उनसे देश की सुरक्षा को कितना खतरा था। कुमारी शैलजा ने कहा कि इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर को सिर्फ सरकार ही खरीद सकती है और ये सरकार को जवाब देना होगा कि हैकिंग देश हित में हुई है या फिर नहीं। बरनाला रोड पर लघु सचिवालय के मुख्य द्वार के सामने किसान नेता बलदेव सिंह का आमरण अनशन चौथे दिन भी जारी रहा, लेकिन बलदेव सिंह के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। बुधवार सुबह नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष बंसल मौके पर पहुंचे और उनसे इलाज कराने, अनशन खत्म करने की अपील की। बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि जब तक गिरफ्तार किसानों की रिहाई नहीं होती वो अनशन स्थल पर नहीं पहुंचते, उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि या तो किसानों को रिहा किया जाए या फिर वो दुनिया से विदा होंगे। पांच किसानों की रिहाई की मांग को लेकर बुधवार को किसानों ने भावदीन और खुइया मलकाना के टोल प्लाजा समेत कई जगहों पर रोड जाम कर दिया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं किसानों के रोड जाम से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार और किसानों को मामले को सुलझाना चाहिए। गौरतलब है कि डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की गाड़ी पर हमले के मामले में पुलिस ने 5 किसानों को गिरफ्तार किया था, जिसके विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को जनता दरबार लगाकर कई प्रतिनिधि मंडलों की समस्याएं सुनी। इस दौरान 12 प्रतिनिधि मंडल अपनी समस्याएं लेकर जनता दरबार में पहुंचे थे। सीएम मनोहर लाल ने सभी की शिकायतें सुनी और उनका समाधान किया। सीएम ने बताया कि बहादुरगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि मंडल ने टिकरी बॉर्डर का रास्ता खुलवाने की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वो इस विषय पर दिल्ली पुलिस से बात करेंगे। सिंघू बॉर्डर को एक तरफ से खोलने की मांग को लेकर इलाके की 35 पंचायत, आरडब्ल्यूए, पेट्रोल पंप मालिक और इंडस्ट्रियल यूनियन राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के बैनर तले आर पार की लड़ाई को तैयार हैं। कुछ दिन पहले मंच ने महापंचायत करके सरकार को जो अल्टीमेटम दिया था वो बेअसर रहा, इसलिए अब हजारों लोग शांतिपूर्ण पैदल रोष मार्च कर रहे हैं। मंच के अध्यक्ष हेमंत नांदल ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा से रास्ता खोलने के लिए अपील की गई थी, लेकिन दोनों तरफ से कोई सकारात्मक पहल नजर नहीं आ रही। कुंडली और सिंघू बॉर्डर पर किसान लगातार 8 महीने से कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के बैनर तले राजीव गांधी एजुकेशन सिटी से कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर एक तरफ का रास्ता खुलवाने के लिए पैदल मार्च निकाला। करनाल में बारिश ने तो किसानों की फसल को बर्बाद किया है। अब किसानों को फसल बीमा योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा। कंपनियों का कहना है कि जल भराव की स्थिति में बीमा का लाभ किसानों को नहीं मिलेगा, जिसके बाद से किसान अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि एक तरफ तो उनकी कई एकड़ की फसल बर्बाद हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ फसल बीमा योजना के तहत मिलने वाला लाभ भी उन्हें नहीं मिल पा रहा। पलवल के बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि जिला पलवल में साल 2021-22 के लिए 250 एकड़ भूमि में धान की बजाय दूसरी फसल की खेती करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ। ये लक्ष्य पूरा कर लिया गया है और मेरा पानी मेरी विरासत के तहत यह अभियान लगातार जारी है।
उन्होंने बताया कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सरकार ने मक्का, कपास, खरीफ, तिलहन, खरीफ दालें, चारा वाली फसलों और बागवानी की फसल लगाने पर 7,000 रुपए प्रति एकड़ देने का प्रावधान किया है। गोहाना के अहमदपुर माजरा में ड्रेन नंबर 8 पटरी का टुकड़ा टूट गया, जिससे गांव की 200 से ज्यादा फसल खराब हो गई। वहीं प्रशासन ने किसानों के नुकसान को नजरअंदाज करते हुए कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा ये निकला कि ड्रेन नंबर 8 पीछे से पानी ओवरफ्लो हो गया। इस वजह से खेतों में पानी जाने से सैकड़ों एकड़ में फसल खराब हो गई। वहीं ग्रामीणों ने मांग की है कि खेतों से पानी निकलवाया जाए और खराब फसलों पर 50,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। अटेली में खस्ताहाल बस स्टैंड की खबर दिखाए जाने के बाद विधायक ने मामले में संज्ञान लिया। हरियाणा न्यूज की खबर का असर दिखा और अटेली से विधायक सीताराम यादव ने इस पर संज्ञान लेते हुए उच्च अधिकारियों से बात की। विधायक ने कहा कि करीब 90 लाख के टेंडर पर चर्चा चल रही है, जिसके तहत कनीना में नए बस स्टैंड का भवन बनाने के साथ ही अटेली बस स्टैंड पर हो रही समस्या का भी समाधान किया जाएगा। हरियाणा में कोरोना की तीसरी लहर के चलते सिरसा स्वास्थ्य विभाग की अलर्ट हो गया। सिरसा जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग ने तीसरी लहर से बचाव के लिए इंतजाम किए हैं। सिरसा के नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का काम जारी है। जुलाई महीने के अंत तक प्लांट का काम पूरा होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए नागरिक अस्पताल के डेप्यूटी सीएमओ डॉक्टर बुधराम ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल सिरसा में डेल्टा प्लस का कोई केस सामने नहीं आया। फिर से लोगों को डेल्टा प्लस से बचाव के लिए कोविड-19 के नियमों की पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह कैंसर की बीमारी से पीड़ित हुए तो यूवी कैन के नाम से एक संस्था बनाई जो कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए सहायता करती है, जिसके चलते रोहतक पीजीआई को 100 बेड का आईसीयू देने का काम किया गया है। जानकारी देते हुए डॉक्टर ओपी कालरा ने बताया कि आईसीयू के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार है और 30 जुलाई तक उनके पास 64 बेड तैयार करने का सामान पहुंच जाएगा। ये डोनेशन कोविड के इलाज के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। रोहतक पीजीआई में 2080 बेड में से 1200 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा देने को लेकर काम चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग अंबाला द्वारा आयुष्मान योजना को लेकर एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत आयुष्मान योजना में आने वाले परिवारों के 55 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को स्वास्थ्य विभाग की आयुष मित्र टीम की ओर से संपर्क किया जाएगा और उनको उनकी बीमारियों के बारे में पूछा जाएगा। मरीज को निःशुल्क इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा अंबाला में योजना के तहत निरंतर घुटने, कंधे और कूल्हे का निःशुल्क ऑपरेशन भी हो रहे हैं। झज्जर में बरसात के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि जिला सचिवालय में जल भराव की भारी समस्या बनी हुई है, लेकिन प्रशासन का कोई अधिकारी सुध नहीं ले रहा। वहीं कचहरी में काम करने वाले सैकड़ों लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि जल स्तर को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की तरफ से ये करवाया गया है। बोरवेल में सफाई न होने के कारण यहां पर पानी इकट्ठा हुआ है और बार बार जिला उपायुक्त से गुहार लगाने के बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा। फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। दरअसल फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें वायरल हुई हैं। सामान के पैसे और उधारी मांगने पर गुंडों ने दुकान में घुसकर स्टोर संचालक की बुरी तरह से पिटाई की। पिता को पिटता देख बच्चे बिलखते रहे, लेकिन बदमाश बच्चों के सामने पिता को पीटते रहे। पूरे मामले को लेकर पीड़ित स्टोर संचालक ने बताया कि 10 दिन से पुलिस को मामले की शिकायत दी हुई है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इधर महेंद्रगढ़ में एक फाइनेंस कंपनी की महिलाओं से ठगी का मामला सामने आया, जहां पर 4 गांव की महिलाओं से लोन दिलाने के नाम पर करीब 4 लाख रुपए ठगकर फाइनेंस कंपनी फरार हो गई। महिलाओं ने बताया कि फाइनेंस कंपनी के संचालक ने उन्हें 60,000 रुपए का लोन दिलाने के नाम पर उनसे 5150 रुपए लिए थे। 4 गांव की करीब 100 महिलाओं से इसी तरह करीब 4 लाख रुपए की ठगी करने के बाद कंपनी संचालक फरार हो गया।
जिसके बाद ठगी का शिकार हुई महिलाओं से इसे लेकर एसडीएम दिनेश कुमार से मुलाकात की। एसडीएम ने मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। ओलंपिक विजेता और दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के कुलपति कर्णम मल्लेश्वरी के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कर्णम मल्लेश्वरी यमुनानगर में मल्लेश्वरी फाउंडेशन के तहत वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग एकेडमी की स्थापना कर रही हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक योजना के तहत उन्हें 5 करोड़ की राशि दी है। कर्णम मल्लेश्वरी के पति राजेश त्यागी ने बताया कि इस बिल्डिंग के निर्माण के लिए ऑनलाइन टेंडर कॉल किए गए थे, जिसमें पंचकुला की एक फर्म ने टेंडर के लिए अप्लाई किया। उस समय उन्होंने जीएसटी 12% दिखाया, जिसके चलते सबसे कम राशि होने के कारण उन्हें टेंडर मिला था। उन्होंने बताया कि इसके बाद जो उन्होंने काम पूरा होने के साथ साथ बिल दिए, उसमें 18% जीएसटी ली गई, जिससे 24,68,000 से ज्यादा की ठगी की गई। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सोनीपत के कुंडली में एक युवक ने अपनी सास को छत से धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि 27 मई को आरोपी ने शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी। जब आरोपी की सास ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने अपनी सास को छत से गिरा दिया। इलाज के दौरान 29 मई को सास की मौत हो गई थी। आरोपी की पत्नी ने पुलिस को सूचना दी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। करनाल के गांव सामत में बारिश का पानी खेत से बाहर निकालते वक्त पैर फिसलने से मजदूर की मौत हो गई। बता दें कि मजदूर खेत से पानी निकालते वक्त तालाब में डूब गया था। तालाब गहरा होने की वजह से मजदूर की मौत हो गई। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस को इस हादसे में मौत की सूचना दी गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए निजी अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पंचकुला में सेक्टर 23 के पास बंदर घाटी के जंगल में खाई में बच्ची के शव मिलने के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस को बच्ची के पिता का शव भी बरामद हुआ है। बच्ची के पिता के शव के पास से पुलिस को शराब की बोतल, एक पर्स और मोबाइल मिला है। मामले की जानकारी देते हुए एसएचओ ने बताया कि बंदर घाटी में रविवार को 12 साल की बच्ची का शव मिला था, जिससे पुलिस को मृतक के पिता पर शक था कि उसके पिता ने बच्ची की हत्या की है। लेकिन मृतक के पिता का भी बुधवार को शव मिला, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें, या तो यह हत्या हो सकती है या फिर खुदकुशी। हरियाणा न्यूज ने बहादुरगढ़ के अंडरपास में भारी जलभराव की खबर दिखाई थी। वहीं जैसे ही बारिश बंद हुई और अंडरपास का पानी कम हुआ तो यहां एक शख्स का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल 2 दिन पहले हुई बरसात के कारण बहादुरगढ़ शहर को लाइन पार क्षेत्र से जोड़ने वाले रेलवे अंडरपास में करीब 17 फुट तक पानी भर गया था। इसी पानी से साइकिल पर सवार होकर गुजरते वक्त एक शख्स डूब गया था, जिसे ढूंढने के लिए प्रशासन ने पंप सेट लगवाए, पानी बाहर निकालने का प्रयास किया और गोताखोर भी बुलवाए। तब जाकर तीसरे दिन शख्स का शव मिला। पंचकुला सेक्टर 26 के नजदीक हर्बल गार्डन के पास घग्गर नदी में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस की टीम ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला के कपड़ों के आधार पर महिला की पहचान कर ली गई। बताया जा रहा है कि सेक्टर 15 निवासी सतीश कुमार ने महिला की पहचान अपनी पत्नी के रूप में की है। महिला की शिनाख्त करने वाले शख्स ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी पत्नी मानसिक रोग से पीड़ित थी और उसका इलाज चल रहा था। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। करनाल के सेक्टर 29 की सोसाइटी में गार्ड ने तेंदुआ दिखने के बाद कही और इसका वीडियो भी जारी किया। जब लोगों को इस बात की सूचना मिली तो वो सख्ते में आ गए और इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। लेकिन मौके पर पहुंची टीम ने बताया कि कई जगह जांच की गई, यहां पर तेंदुए के पैरों के निशान कहीं नहीं मिले। वीडियो देखने के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि तेंदुआ नहीं बल्कि जंगली बिल्ली है।
बता दें कि बीते कई दिनों से सेक्टर 8, 9, 32, 33 और NDRI तेंदुआ देखे जाने की बातें सामने आ रही थी। कैथल के गांव अजीत नगर के तीरंदाजी खिलाड़ी का चयन पैरा ओलंपिक खेलों में हुआ है। अब खिलाड़ी जापान के टोक्यो में होने वाली पैरा ओलंपिक में निशाना साधेंगे। ओलंपिक गेम्स 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में किया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसका आधिकारिक ऐलान बुधवार को कर दिया है। ब्रिस्बेन ने IOC के 138वें सीजन के दौरान 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने का अधिकार प्राप्त किया है। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले भी 2 बार ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। मनोज बाजपेयी और नीना गुप्ता स्टारर डायल 100 का ट्रेलर लॉन्च हो गया। ये एक थ्रिलर फिल्म है जो G5 पर स्ट्रीम होगी। फिल्म में मनोज बाजपेयी एक इमरजेंसी कॉल ऑपरेटर का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर देखकर लगता है कि इसका प्लॉट साल 2013 में आई हाले बेरी की साइकोलॉजिकल थ्रिलर द कॉल से